हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, बट कुछ कारणों की वजह से मैं अपना ये डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। लेकिन आज है 7 अप्रैल और आज का हम स्टार्ट करते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। ठीक है, सो पहली जो न्यूज़ आती है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। हम सभी जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम की एक चीज़ लाई गई थी 2019 में, जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा हुआ था। काफ़ी लोग इसके क्रिटिसिज्म में आए थे, कुछ लोग इसके सपोर्ट में आए थे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ था। और अभी अराउंड पिछले ही महीने सरकार ने कहा कि हम इस पर रूल्स लेके आएंगे ताकि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब जब इसके रूल्स आए तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दी गई, कुछ पटिशन डाली गई। अब सवाल ये उठता है कि वही पटिशन क्यों डाली गई। उसे जानने के लिए हम पहले थोड़ा इस एक्ट में समझते हैं कि इस एक्ट में क्या था और इसने क्यों इतना हंगामा खड़ा किया था। तो बेसिकली ये एक एक्ट था जो कि 2019 में लाया गया था, जैसा कि मैंने बताया। और इसमें होता क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ पाथ टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़। यानी कि इसके तहत कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जो है इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ को? तो वो है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। और ये माइनॉरिटीज़ भी कौन सी कंट्रीज़ की? तो सिर्फ 3 कंट्रीज़ की, जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। यानी कि इन तीनों कंट्रीज़ में से जब भी अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहती हैं तो उनको ये दे दी जाएगी। क्योंकि उनका कहना था, सरकार का कहना था कि कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है इन देशों में, इन मुस्लिम नेशंस में परसिक्यूशन फील कर रही है, उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उनका भी एक अच्छी तरीके से लाइफ जीने का अधिकार है, एक डिग्निटी के साथ अपनी जीवन यापन करने का अधिकार है। और इसीलिए इंडिया ने अपना मदद का हाथ बढ़ाया है और इन्होंने कहा है कि आप चाहें तो आके इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं इस एक्ट के अनुसार। अगर सिटीजनशिप की बात करें तो ये सब्जेक्ट आता है यूनियन लिस्ट में। जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट का पार्ट है, यानी कि सेंटर इस पर लॉ बना सकती है। अब जब इसमें रूल्स लाए गए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो दिक्कत कहाँ खड़ी हुई ना। पिटिशनर्स का कहना है कि जो CAA के रूल्स नोटिफाई किए गए हैं वो इट डज नॉट explicitly require foreign applicants to renounce their native citizenship, allowing dual citizenship। यानी कि इन रूल्स के तहत कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है कि फॉरेन एप्लीकेंट्स को अपनी जो खुद की सिटीजनशिप है, नेटिव सिटीजनशिप, उसको छोड़ना पड़ेगा इंडियन सिटीजनशिप को लेने के लिए। जबकि हमारा जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, साफ कहता है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे अपनी खुद की जो पहले वाली नेटिव सिटीजनशिप है उसको वो रिनाउंस करनी पड़ेगी, उसको वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। तो इन पिटिशनर्स का कहना है कि क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिटली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है रूल्स में, तो इसलिए यह वायलेट करता है। क्या वायलेट करता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब ये जो पूरा एक्ट लाया गया था, इस पे अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो इसका इतना क्रिटिसिज्म क्यों हुआ? क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ क्योंकि लोगों का कहना है कि ये हमारे आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। अब भाई, ये आर्टिकल 14 क्या है? तो राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें बाकी रिलीजन्स का जो है नाम लिखा गया है, लेकिन मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया गया है। मुस्लिम्स का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है कि उनको कोई सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके अलावा एक असम अकॉर्ड आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अभी बता देते हैं हम। बेसिकली जब 1971 में अराउंड, हम जानते हैं क्या हुआ था। 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था,
जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो एक नया देश बन के उभरा था। और उस वक्त या फिर उसके पहले कई सारा जो है वहाँ से माइग्रेशन हुआ था इंडिया के अंदर। तो काफ़ी सारे इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ से आए थे अपने नॉर्थ ईस्ट साइड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे ही पड़ता है अपना ये बांग्लादेश। तो जो आसाम के कुछ लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि भाई वहाँ से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं और इस वजह से हमारा जो है कल्चर वगैरह जो है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, इसलिए इनका कुछ कीजिए आप। तो सरकार ने कहा था ठीक है, हम एक काम करते हैं कि 1971 में एक डेट फिक्स की गई और कहा कि इसके बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा, उन्हें सिटीज़नशिप नहीं दी जाएगी। तो जब ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, जिसमें कहा कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सिटीज़नशिप देंगे, तो कहीं ना कहीं क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि फिर असम अकॉर्ड का फ़ायदा ही क्या हुआ, क्योंकि उसमें तो तुम जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आई हैं उन्हें तो आप सिटीज़नशिप दे रहे हो, तो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो ये एक कंसर्न उठ के आता है। इसके अलावा हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर कंट्री है, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। तो क्योंकि इसमें कुछ ही रिलीजन्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, कुछ ही रिलीजन के लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे सेक्युलरिज्म इम्पैक्ट होगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि तुमने 3 ही कंट्रीज़ क्यों ली, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान ही क्यों, बाकी ये कंट्रीज़ का क्या, जैसा कि श्रीलंका, नेपाल या म्यांमार, उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं जो परसिक्यूशन फेस कर रही हैं उनका क्या। अब ये तो देख लिया हमने क्रिटिसिज्म कि भाई इसका क्यों इतना विरोध हुआ। अब बात करते हैं कुछ इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स की, क्योंकि देखो कोई भी मुद्दा पढ़ो तो दोनों साइड के ओपिनियंस पढ़ के ही कुछ अपना एक बैलेंस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए हमें। तो जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने उन्हीं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया है जो कि परसिक्यूशन फेस कर रही हैं दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ में। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी तो इंडिया ने हमेशा आगे हाथ बढ़ाया है। तो जब ये माइनॉरिटीज़ इतना परसिक्यूशन फेस कर रही हैं तो इन्हें भी हमें मदद प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो ये नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं फ़ेल हुआ है। अब ये क्या है नेहरू लियाकत पैक्ट? इसमें एक्चुअली ये एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें पूरे रेस्पेक्ट के साथ उनका जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा या उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम कितना खून खराब हुआ था। जो दूसरे रिलीजन के जो लोग थे उनको मारा गया था, काफ़ी ट्रेन में भर भर के लाशें आई थी इनफैक्ट दूसरी कंट्री से। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था उसे फॉलो नहीं किया दूसरी कंट्री ने, और जिसके चलते जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे आज भी परसिक्यूशन फील कर रहे हैं, वहाँ पे भी सेफ फील नहीं करती हैं इवन आज के टाइम भी। इसलिए उन्हें मदद की ज़रूरत है, इसलिए इंडिया आगे आया है। और इसके अलावा अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो उसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउड होती है। जिस तरह रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत हम रिजर्वेशन देते हैं उसी तरह से, क्योंकि ये कुछ ही माइनॉरिटीज़ जो हैं जो परसिक्यूशन फेस कर रही हैं इसलिए इन्हें ये सिटीज़नशिप दी जा सकती है, ऐसा सपोर्टर्स का कहना है। और ये भी कहा जा रहा है कि वैसे भी इलीगल इमिग्रेशन काफ़ी होता है दूसरी कंट्रीज से परसिक्यूशन होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये जो इलीगल आ रहे हैं इनकी भी ये थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात की जा रही है CAA के सपोर्ट में। तो ये थे हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स दोनों के, प्रो के और अगेंस्ट के, और इसके बेसिस पे ही आपको अपना कोई फाइनल ओपिनियन मनाना है। ठीक है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन अपन को लिख के आना एग्ज़ाम में। ये बात थी इसमें। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब ये क्या है? अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कितना आजकल जो है डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है हमारे अर्थ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हो रहा है, डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो पेड़ वगैरह जो हैं, जो हमारी इकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। तो उसे बचाने के लिए ही ये प्रोग्राम लाया गया था हमारी सरकार के द्वारा।
इसमें ये प्रोविज़न था कि भाई कोई भी अगर इंडस्ट्री है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो अगर किसी भी फॉरेस्ट वाली लैंड पे कोई डेवलपमेंट करना चाहती है तो उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी ऐसी लैंड पे जहाँ पे फॉरेस्टेशन नहीं हो, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं हो, वहाँ पे जो है पेड़ वगैरह उगाए, या फिर मतलब कुछ जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करें ताकि वहाँ पे पेड़ उगाया जा सके। तो बेसिकली जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं उसका कहीं ना कहीं इसमें प्रोविज़न था। तो उसके तहत क्या हुआ कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने अभी न्यूज़ आई है कि उन्होंने ऑफ़र किया है थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर ग्रीन क्रेडिट्स। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह किसी फॉरेस्ट वाले एरिया पे डेवलपमेंट करना चाहती हैं तो वो ये वाली डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के पे जो है पेड़ वगैरह उगाने के लिए फाइनेंस दे सकती हैं, जिससे कि उन्हें ग्रीन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो ये स्कीम काम कैसे करेगी? इसमें क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड या फिर अप्रूव्ड एंटिटीज़ होंगी, दे कैन पे टू फाइनेंस एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स इन स्पेसिफिक ट्रैक्ट्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड. It will incentivize private investments in afforestation. कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा हमें प्राइवेट कंपनीज़ को ताकि वो फॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ें। तो ये कहीं ना कहीं उसी तरफ जो है लेके जाएगा ये वाला प्रोग्राम। अब एक्चुअल अफॉरेस्टेशन विल बी कैरिड बाय हु? बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को फाइनेंस दे दिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा और वो यहाँ पे पेड़ वगैरह उगा सकते हैं। 2 years after planting and following an evaluation by the International Council of Forestry Research and Education, which is an autonomous body of the Environment Ministry, each planted tree could be worth 1 green credit. तो बेसिकली जब प्लांट वगैरह उगा दिए, उनका जो प्रॉपर इवैल्यूएशन हो गया, और इवैल्यूएशन कौन करेगा? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये इवैल्यूएट करेगी और जब 2 साल हो चुके होंगे प्लांटेशन के बाद, वो काफ़ी मतलब अच्छी हालत में होगा वो प्लांट, तभी जो है उस प्लांट के बदले उन्हें ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट भी नहीं रुकेगा और साथ के साथ एफॉरेस्टेशन भी होता रहेगा, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इट oblige any industry or institution that is given permission to raise forest or use the land for non-forestry purposes to provide an equivalent amount of non-forest land to forest authorities and pay them to afforest the land. इसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अगर वो किसी भी फॉरेस्ट वाले एरिया पे डेवलपमेंट करती हैं तो उसके बराबर वो कोई दूसरी लैंड जो है, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है, वो वाली जो लैंड है वो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को दे सकती हैं और वहाँ पे फॉरेस्टेशन के लिए पे कर सकती हैं। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वाले एरिया के जो है पेड़ वगैरह वो सब काटे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट करना है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं और एफॉरेस्टेशन होगा, इसलिए इसे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन नाम दिया जाता है। और मान लो कि अगर इसकी कोई लैंड अवेलेबल नहीं है, जो कि एकदम बंजर हो जाए, फॉरेस्ट वगैरह नहीं है, तो कोई डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जो होगी, यानी कि कोई ऐसी लैंड जहाँ पे थोड़े बहुत ट्री हों लेकिन ऑफिशियली, जहाँ पे मतलब वैसे तो बहुत कम ट्रीज़ हों लेकिन ऑफिशियली फॉरेस्ट की तरह से मार्क किया गया है, तो ऐसी लैंड भी दे सकते हैं, लेकिन उसका 2 गुना देना होगा उन्हें, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। सो ये प्रोविज़न था। तो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज़ को कहा गया है कि या तो आप एकदम बंजर ज़मीन, एकदम डिग्रेडेड लैंड जो है वो दे दो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को जिस पे वो प्लांटेशन करें, या फिर कोई लो ट्री डेंसिटी वाली लैंड दे दो, लेकिन वो 2 गुना लैंड देनी पड़ेगी तुम्हें जिस पे फॉरेस्टेशन किया जाएगा। सो ये बात है, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो है स्टेट्स वगैरह ने, जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड जो है ऑफ़र किए हैं ग्रीन क्रेडिट्स के लिए।
अब बढ़ते हैं आगे। चीतल, ये एक तरीके का प्राणी होता है, वही जानवर होता है। ये क्यों रहा न्यूज़ में? ये इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ा क्या है ना, इन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। अब इन्होंने क्या प्रॉब्लम की हुई है, इन्होंने एक्चुअली ये जो है चीतल, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे अंडमान निकोबार में ब्रिटिशर्स के द्वारा। जी हाँ, ब्रिटिशर्स सिर्फ पार्टीशन जैसी चीज़ें ही नहीं छोड़ के गए, बल्कि और भी गन मचा के गए, जैसे कि कुछ इन्वेजिव स्पेशीज़ वो यहाँ पे ले आए थे और जिनका जुर्माना हमें आज तक भरना पड़ रहा है। तो दे वर इंट्रोड्यूस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉर गेम हंटिंग। इनके गेम हंटिंग के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे अर्ली 1900s में। अब ये वक्त के साथ क्या है, बढ़ते चले गए, क्योंकि यहाँ पे लार्ज प्रेडेटर्स नहीं थे जो इनको खा सकें, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली गई सालों साल। ठीक है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा हो गए कि बाकी सारी स्पीशीज़ जो हैं उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आने लगा। यानी जैसे कि वहाँ पे जो घास वगैरह होती है उनका डिप्लेशन काफ़ी हुआ, क्योंकि घास वगैरह काफ़ी खाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी जो वहाँ की इकोलॉजी है वो डिस्टर्बेंस में आ गई, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आई है। सो इट इज़ अ herbivore that multiplied unchecked for years in the absence of large predators. It has become an expensive and invasive problem for the Union Territories Authority. ये देखो, ये है एकदम भोला भाला दिखने वाला पशु, लेकिन इसने थोड़ा आतंक मचा रखा है हमारी इकोलॉजी के साथ। इसको स्पॉटेड क्यों कहते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, इस पर कितने सारे वाइट वाइट तरीके के स्पॉट्स हैं। चीतल कहते हैं हिंदी में। सो प्रॉब्लम्स लाइक डिप्लेशन ऑफ लो ग्राउंड वेजिटेशन, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम से निकल के आई है। और जब हम बात करते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ की, तो जिनको नहीं पता है कि इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं, वो कुछ ऐसी स्पीशीज, जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है इन्वेजिव, कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि हमारे यहाँ की नेटिव नहीं होती, बाहर से लाई गई होती है, और कुछ कारणों के चलते, क्योंकि उनके कुछ प्रेडेटर्स नहीं होते, उनको कोई खाने वाले बड़े जीव जंतु नहीं होते उस जगह, इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारी लोकल स्पीशीज़ होती हैं उनको खतरा पहुंचने लगता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वेजिव एक्सोटिक्स और एक्सोटिक्स। इट इज़ अ स्पीशीज़ दैट इज़ एक्सीडेंटली और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बायोस्फीयर, या तो एक्सीडेंटली आए या फिर आर्टिफिशियली, जैसे कि इस केस में ब्रिटिशर्स लाए थे। ठीक है, इनटू अ बायोस्फीयर वेयर इट इज़ नॉट नॉर्मली फाउंड, नॉर्मली ऐसी जगह नहीं मिलती है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ नेचुरल प्रेडेटर एज इट जनरली हैपन्स, द इन्वेजिव स्पीशीज थ्राइव्स एंड कॉजेज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डैमेज ड्यू टू द इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय इट्स इंट्रोडक्शन। सो इनकी वजह से काफ़ी इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक डैमेज हो सकता है, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। अब आता है H5N1। अब ये एक नया ये एक तरीके का इन्फ्लुएंजा होता है, ये आपने पहले भी सुना होगा, जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं। ये डिटेक्ट किया गया है डेयरी काउज में यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि काफ़ी घातक हो सकता है, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में रही है। और इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं या फिर बर्ड फ्लू, क्योंकि बर्ड्स के थ्रू ही होता है, हमेशा पोल्ट्री में ज़्यादा पाया जाता है और उनसे ही ह्यूमंस में आता है। इट इज़ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, काफ़ी कंटेजियस है, काफ़ी जल्दी फैलता है, एंड सो कंसर्न्स हैव पीक्ड ओवर द पोटेंशियल थ्रेट पोस्ड बाय इट। इससे काफ़ी खतरा हो सकता है और इसी वजह से जो है ये न्यूज़ में रहा। It typically circulates among poultry and it is transmitted through direct contact with infected bird or their droppings, यहाँ पे और करना, और their droppings, as well as through contaminated surfaces और environment। ठीक है, पोल्ट्री वगैरह या जो बर्ड्स वगैरह आती हैं उनके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमें भी हो सकता है, हम ह्यूमंस को भी हो सकता है। और अगर ह्यूमंस में होता है तो क्या होगा भैया, होगा ये कि काफ़ी सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकते हैं, जैसे कि फीवर, कफ, सोर थ्रोट, निमोनिया, ये सारे कुछ
सिम्टम्स हो सकते हैं और इसका मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई है और इसीलिए ये एक चिंता का विषय हो जाता है। ठीक है, सो ये थी आज की न्यूज़। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर थोड़ा कर देना एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।